चाणक्य IAS एकेडमी की मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबका अभिवादन करता हूं और सबके रौरे मन के जोहार करो ना। तो चलो हमार चाणक्य IAS एकेडमी में एक नवा क्लास शुरू करे जाती नागपुरी भाषा और साहित्य। हालांकि हमार चाणक्य IAS एकेडमी में JPSC कर PT मेंस इंटरव्यू लागिन एक कंप्लीट प्रिपरेशन कराल जायला। तो रौरे मन से निवेदन रही, रौरे मन से हमरे मन यह कहे चाहिला कि नागपुरी भाषा साहित्य के रौरे मन बढ़िया से लेऊ जानो समझो कि इकर भाषा और साहित्य में कैसन रवानगिया है, कैसन रसधर इकर भाषा है। ये भाषा से जुड़ो और अच्छा और एकदम बढ़िया मार्क्स से रौरे मन पास करब, यह हमार विश्वास है। ये हमार चाणक्य IAS एकेडमी कर ये कहब तो एक पंच लाइन है कि इस संस्थान से जे भी जुड़ हैं उकर भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मैं यह कह चाहूँ कि रौरे मन नागपुरी भाषा साहित्य से JPSC कर तैयारी लागिन जुटू। तो चलो हमरे देखब सबसे पहले ये जो नागपुरी भाषा साहित्य को तैयार करने की रणनीति ओरिएंटेशन सत्र की है। इसमें पहला आ रहा है प्रतियोगियों के संदर्भ में, दूसरा आ रहा है नागपुरी भाषा के विषय में और तीसरा आ रहा है क्लासरूम कार्यक्रम के बारे में। तो अगर प्रतियोगियों के संदर्भ में बात की जाए तो नागपुरी भाषा आखिर क्यों जरूरी है, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो हमारा जो भाषा है नागपुरी भाषा, ये देखिएगा समझिएगा कि ये आपस में एक संपर्क भाषा भी है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए दो जनजाति अगर आपस में बात करते हैं, चाहे वो मुंडा हो या खड़िया हो, लेकिन जब आपस में बात करते हैं तो यही नागपुरी भाषा ही उसके संवाद का माध्यम होता है, एक संपर्क का माध्यम होता है। और हमारा जो नागपुरी भाषा है ये बहुत ही, इसको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं है। और चूंकि इसमें बहुत एक अच्छा विषय के साथ साथ एक अंकदायी विषय भी है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग भोजपुरी बोलते हैं अपने घर में, मैथिली बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अंगिकी बोलते हैं, तो नागपुरी भाषा पूरे इसी समावेश में, इसी के कलेवर में निकला हुआ है। इसलिए आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम तो यही चाहेंगे और जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं वो चाहेंगे कि नागपुरी भाषा से यथाशीघ्र जुड़े और भाषा को समझ के आप इसकी जो भी विषय वस्तु है, गुणवत्ता है, उसको समझे और अच्छे अंक से पास करें। यही मेरे लिए आपके लिए एक शुभकामना होगी। तो चलिए अब आते हैं नागपुरी भाषा के विषय में। तो देखिएगा ये नागपुरी भाषा है, ये नागवंश के समय में राज्य भाषा था हम लोग। लेकिन नागपुरी में बताएंगे आपको जो व्याकरणिक पहलू है, नागवंश जैसे कि वंश है, तो इसमें क्या है कि तालव्य सा और पेटकटा सा का इसमें प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ दंत सा का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बताएंगे इसके व्याकरणिक पहलुओं को, जब आप लोगों को बारीकी से समझाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो याद रखिएगा ये नागवंश के समय में हमारा जो नागपुरी भाषा था ये राज्य भाषा था। और आज कालांतर में आज हम देख रहे हैं 2012 में आज हमारे झारखंड प्रदेश का ये राज्य भाषा भी है। तो देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। नागवंशी राजाओं के समय में हमारा नागपुरी भाषा राज्य भाषा था। अब नागपुरी भाषा के विषय में अगर विस्तार से चर्चा करनी हो तो हम इस पे यही आपको बताना चाहेंगे। नागपुरी भाषा और साहित्य, पहले देखिए इसके बुनियादी पहलुओं को समझिए। साहित्य का है, देखिए नागपुरी में सिर्फ साहित्य होता है, साहित्य नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो नागपुरी भाषा है ये ग्रामीण अंचल की भाषा है। छोटा नागपुर के वन कंदराओं, वन प्रांतर, यहाँ के झरने, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का प्रकृति सुंदरई और कलकल करती नदियों के बीच में हमारा छोटा नागपुर प्रांत
एक अपनी ही अलग वानगी प्रस्तुत करता है। और यही नागपुरी भाषा यहाँ के गांवों को पूरी समावेशित और समासिक संस्कृति से पूरा भाषाओं को एकीकृत करता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि भाषा भी एक संस्कृति का वाहक है। और याद रखिएगा, साहित्य जो होता है उस समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है, दर्पण होता है। देखिएगा, उसी तरह नागपुरी भाषा साहित्य भी नागपुरी समाज को प्रतिबिंबित करता है। और साहित्य क्या है? देखिए, सम प्लस हित प्लस यत प्रत्यय से साहित्य बनता है। याद रखें, सम प्लस हित प्लस यत प्रत्यय से साहित्य का निर्माण होता है। तो इसको नागपुरी में हम लोग कैसा बोलेंगे? साहित्य सम प्लस हित प्लस यत प्रत्यय से साहित्य कर निर्माण होवेला। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो भाग होता है, तो नागपुरी में क्या कहेंगे? साहित्य कर दुई भाग होवेला। होवेला होता है को बोला जाता है होवेला। कि हम धीरे 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 आपको समझाते हुए आपको बताएंगे कैसा लिखा जाता है। देखिए, दो नहीं बोला जाता है नागपुरी में, दुई बोला जाता है। याद रखिएगा, दुई भाग होएला। पहला के कहना गद्य साहित्य। देखिएगा, अगर इसी को हिंदी में लिखते तो गद्य लिखते, लेकिन याद रखिएगा ये हमारा नागपुरी भाषा साहित्य है। ये गांव की एक अपनी आंचलिकता है। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु मैलांचल में मेरीगंज की आंचलिकता के बारे बताते हैं, उसी तरह हमारा नागपुरी भाषा साहित्य भी नागपुरी अंचल को समझाता है, बतलाता है और उसकी भाषा और संस्कृति को अपने में समाहित करते हुए आगे बढ़ता है। तो पहला होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद साहित्य। ठीक है, पद साहित्य। इसी को अगर हिंदी में लिखते तो पद साहित्य लिखते हैं। और एक तीसरा साहित्य भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चंपू साहित्य, चंपू काव्य या चंपू साहित्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन नागपुरी साहित्य में आपको गद्य साहित्य और पद साहित्य के बारे आपको देखना है। तो गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, बस खाली थोड़ा सा देखिएगा। क्या आता है? देखिएगा, निबंध आता है। नागपुरी में कहानी नहीं बोला जाता है, नागपुरी में कहानी बोला जाता है। जीवनी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, संस्मरण, निबंध, कहानी, जीवनी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण। तो ये सब गद्य साहित्य का भाग है। याद रखिएगा, निबंध, कहानी, जीवनी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण। और हाँ, एक है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत यानी लेखक इसमें अपने यात्राओं के बारे एक विस्तृत तौर पे बताते हैं, अपनी अनुभव को अपनी लेखनी के माध्यम से, गद्य के माध्यम से अपनी यात्राओं के बारे बतलाते हैं। और संस्मरण अपनी बीती हुई बातों को याद करते हुए जो भी साहित्यकार हैं वो यादों को समेटते हुए अपनी पूरी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए लिखते हैं। तो ये आया गद्य साहित्य के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं नागपुरी पद साहित्य में क्या क्या। ये सब सारा चीज नागपुरी गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको जो सिलेबस में है उसके अंतर्गत आपको निबंध पढ़ना है,
कहानी पढ़ना है, ये आप लोगों को मुख्य बातें हैं। और एक नाटक छूट रहा था, नाटक ये नाटक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ये सब उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ये सब उतना नहीं है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं पद साहित्य में। पद साहित्य में क्या पढ़ना है नागपुरी में? गीत, कविता। तो इके हमरे कैसन कहब कि पद साहित्य में पढ़े का है गीत और कविता। देखिएगा नागपुरी में और ऐसा लिखा जाता है। धीरे धीरे हम आएंगे और इसके व्याकरणिक पहलुओं को आपको बताएंगे। आदि आदि को चाहे इत्यादि को नागपुरी में और मन बोलते हैं। ये सब धीरे धीरे आपको बताएंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है। नागपुरी में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। ये सब आपको एकदम क्रम से बताएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग को कर्म लिखना है, लेकिन नागपुरी, क्योंकि ये ग्रामीण आंचलिकता है, गांव की अपनी भाषा है, गांव की एक अपनी सहजता है, बोधगम्यता है। तो अगर कर्म बोल रहे हैं तो इसको लिखेंगे करम। उसी तरह धर्म तो क्या बोलेंगे? धर्म, क्योंकि गांव के लोगों में वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है जो आप लोग शहरीकृत संस्कृति में देखते हैं। तो इसकी एक अपनी एक खास वानगी है, एक अपनी मिठास है, एक अपनी सहजता है। ठीक है, तो यही सब चीज है। तो पद साहित्य में क्या देखना है? गीत आएगा और कविता आएगा। तो ये सब आपके सिलेबस में भी है जो हम धीरे धीरे क्रमशः आपको बताएंगे और समझाएंगे। इसमें किसी तरह की आप लोग को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और एक आता है चंपू काव्य, जो नागपुरी में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको जानने की बात नहीं है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रित रूप होता है। चलिए, था नागपुरी भाषा के विषय में एक थोड़ा सा प्रारूप। अब देखिएगा क्लासरूम कार्यक्रम के बारे में। तो इसमें हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग यथाशीघ्र हमारे इस नागपुरी भाषा साहित्य से के क्लास से यथाशीघ्र जुड़िए और हम लोगों का जो क्लास है उस सुचारू रूप से अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इनकमिंग समय में जेपीएससी अपना विज्ञापन बहुत जल्द देने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भागवन प्रतियोगियों के संदर्भ में विस्तृत रूप से सिलेबस को समझिए। तो इसको नागपुरी में क्या बोलेंगे? रौरेमान विस्तृत रूप में सिलेबस के समझू बुझू और हमार जेपीएससी कर जे नागपुरी भाषा साहित्य है से बढ़िया से बूझ के समझ के और बढ़िया से उकर लेखनी में पिरोई करके एक बढ़िया से बढ़िया नंबर अंक लाऊ। यह हमारे निवेदन हुई और रौर मन से यह हमरे अपेक्षा रखिला कि बढ़िया से पढ़ू लिखू समझू और जानू। चलो देखा नागपुरी भाषा साहित्य का अंक कितने पेपर का है? ये अंक है आपका 150 नंबर का है, याद रखिएगा। अगर आप इसमें बढ़िया से लिख लिए तो 120 नंबर, 115, 20 कोई रोक नहीं सकता है। बढ़िया से लिखिए, शब्दों को एकदम बढ़िया से उकेरिए, लिखिए अपने वाक्य में और एकदम कोशिश कीजिए जो यहाँ के नागपुरी भाषा जो लिखा जाता है, समझा जाता है, बोला जाता है, उसी अंदाज में लिखिएगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। और समय 3 घंटे का है, क्योंकि देखिएगा बहुत लोग अज्ञानतावश किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले लेते हैं, लेकिन आपका जो नागपुरी भाषा साहित्य है ये बहुत अंकदायी विषय है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे इसको बोला जाता है, समझा जाता है। चलिए अब खंड 1 में आइए। देखिए भाग का, इसमें हम लोग पहला नंबर में आते हैं नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास। नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास मतलब नागपुरी भाषा का उद्भव कैसन हुई है, कहां से हुई है और उकर विकास कैसे होलक। तो इस पे आप लोगों को हम एक डिटेल से बताएंगे
कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। देखिए, हमारे नागपुरी प्रदेश में बोला जाता है कि यहाँ कर बोले खी गान है के और यहाँ कर चले खी नाच के। तबे तो आदरणीय रामदयाल मुंडा कहत रहें, जे नाची से बाँची, यानी कि जो नाचेगा वही जीवन में बचेगा भी, क्योंकि नृत्य भी तो एक योग की ही क्रिया है, ठीक है ना। और यहाँ के भाषाओं के बारे, खासकर नागपुरी भाषा के बारे बोला जाता है। एक गाना भी है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संवाद करता है तो बोलता है, रौरे कहाँ कर है कि कौन बोली बोली लारे, रौर मधुर बोली सोना मानो निया घाय सोना। तो क्या उसका जवाब मिलता है, नागपुरक है को मोए तो नागपुरी बोली बोलो ना रे। तो तब फिर वो क्या जवाब देती है, चाहे देता है, रौर मधुर सोना बोली मनोनी अघाय सोना मनोनी अघाय। तो यही है नागपुरी भाषा का मिठास है, एक संवाद है, जो इसकी अपनी खुशबू है, एक आत्मीयता है। इसको देखिए, समझिए, क्योंकि नागपुरी भाषा की अपनी एक वानगी है। तो नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इस पे आपको विस्तृत तौर पे बताएंगे कि प्राकृत है ना, यही अपभ्रंश जो भाषाएं हैं कैसे ये आगे पल्लवित होती है, बढ़ते जाती है, और आगे जाके कैसे मागधी, अर्धमागधी, यहीं से आपका नागपुरी भाषा निकलता है। मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी भाग और मागधी अपभ्रंश से। मागधी यही अपभ्रंश से कैसे ये भाषा निकला है, ये सब आपको विस्तृत तौर पे हम बताएंगे कि कैसे यहाँ प्राचीन आर्य भाषा आया, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा आया, उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा के तहत ही ये हमारा जो आर्य भाषा है नागपुरी का विकास होता है। चलिए, तो इसके बारे में आपको हम बहुत डिटेल से बताएंगे, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ। चलिएगा, और ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हर समय आता है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिलेबस देख के डरिएगा मत, बहुत छोटा, आपको बहुत संक्षेप में हम बता देंगे और एकदम बढ़िया तरीके से आपको मार्क्स आएगा। अब दूसरा आइए, दूसरा नंबर आता है नागपुरी भाषा की विशेषताएं। ये दोनों क्वेश्चन हर समय आ रहा है। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम रहे, इनकमिंग फ्यूचर में जो भी जेपीएससी एग्जाम देगा, उसमें आपका ये नागपुरी भाषा की विशेषताएं और नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास ये जरूर आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब नागपुरी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, इस विशेषताओं को आपको बढ़िया से देखना होगा, समझना होगा, कैसे इसका सामाजिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है ना, और कैसा इसका समझिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिकता को कैसे समेटे हुए है, और क्या क्या नागपुरी भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं हैं, है ना, सब बताएंगे। कैसे इसमें एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, मान माने झन झने लगाए के बहुवचन बनाल जाएला, है ना, ये सब बताएंगे आपको। नागपुरी भाषा की विशेषताएं क्या है, एक वचन से बहुवचन, और कैसे नागपुरी में अपनहिति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन नागपुरी जब बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, दाई। यही सब चीज है। वैसे ही अगर मान लीजिए, अगर विपत्ति आया तो विपत्ति को क्या लिखिएगा, विपैत, विपैत। तो यही सब चीज है, इसी को बोला जाता है अपनहिति। ये सब हम बता देंगे आपको, अपनिहिति, जो आपको जब नागपुरी भाषा की विशेषताओं के बारे जब बताएंगे तो आपको बढ़िया से डिटेल से इसकी क्या क्या विशेषता है, कैसे इसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, कैसे इसमें एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, सारी बातों को आपको बताएंगे। चलिए, अब आता है तीसरा नंबर पे।
अब देखिए नागपुरी भाषा का व्याकरण, देख रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सब बताएंगे आपको। संज्ञा, संज्ञा से आप क्या समझते हैं नागपुरी में? सर्वनाम से क्या समझते हैं? यही वचन, एक वचन, बहुवचन, पुरुष, लिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है? काल, वही वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल, क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जैसे हिंदी की तरह। विशेषण, विशेषण के बारे, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये सब चीज आपको बताएंगे व्याकरणिक पहलुओं में। राम धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। तो वो सब हम नागपुरी में आप लोग को बताते जाएंगे कि विशेषण कैसन बनाल जाएला, कैसन बुझल जाएला और कैसन लिखल जाएला। वैसे ही उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, शब्द के पहले वाले अंश को उपसर्ग और शब्द के बाद वाले अंश को प्रत्यय बोलते हैं। ये सब आपको एग्जाम्पल को बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताएंगे। उसी तरह का कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान के लिए संप्रदान से, जो हम लोग पढ़े हैं, तो नागपुरी में भी ये सब कारक का प्रयोग होता है। वो सब कैसे प्रयोग होता है, वाक्य में कैसे पिरोया जाता है और वाक्य में कैसे लिखा जाता है ना। और अव्यय, जिस पर न लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये सब चीज अव्यय कहलाता है। तो यही सब चीज को बताएंगे। जे, ते, जहां, हिया, हुआ बोलते हैं ना, ये सब अव्यय है। ये सब आपको बारीकी से बताएंगे। अब आता है वाक्य संरचना एवं भेद। वाक्य की संरचना क्या है, उसके भेद क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बता देंगे बढ़िया से। इसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है बस। हाँ, अब आ रहा है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं। और आप लोग से सिर्फ निवेदन, देख रहे हैं ना सिलेबस क्या है, तो इसमें इतना जान लीजिए। सबको कराना मेरा काम है, लेकिन हम बता देंगे इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट आपको व्याकरण में पढ़ना है, बस इतना मान के चलिए। आप विश्वास कीजिए, हमारे संस्थान से आप जुड़े हैं, तो इतना मान के चलिए कि जो सिलेबस बहुत जो आपको क्लिष्ट लग रहा है, वैसा सिलेबस है नहीं। बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही सहजता से आप लोगों को बताया जाएगा। तो देवनागरी लिपि हम लोग जान रहे हैं, जो आज हम लोग लिपि है, इसको भी वैसे ही अंदाज में लिखा जाता है देवनागरी लिपि। जैसे हम लोग लिखते हैं, तो नागपुरी को भी उसी नागपुरी लिपि में, देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। जैसे तोय, तोय का मतलब तुम, तो का करथीस, का करथीस क्वेश्चन मार्क। कैसे माय को मोय बोला जाता है, तुम को तोय बोला जाता है, ये सब हम बताएंगे। धीरे धीरे आपको सब बताते जाएंगे। लिखने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम, तोय, मैं, मोय, वे लोग, उमान। आप कोई भी, जैसे कि कोई बड़े गण्यमान्य व्यक्ति आते हैं तो उसको रौरे बोला जाता है। रौरे कैसा नहीं, आप कैसे हैं, है ना। तो यही सब चीज है रौरे, ये देखिए यही है। तो ये सब चीज को आप लोगों को क्रम से बता देंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, कैसे ये इसमें इसका विकास क्रम हुआ, ये सब आपको बहुत डिटेल से और ब्रीफ्स करते हुए बताएंगे। लिपि का उद्भव कैसे, और हमारे नागपुरी के लिए देवनागरी लिपि क्यों अनुकूल है, ये सब सारा इसको बताते जाएंगे। क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझाते हुए जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए नागपुरी भाषा साहित्य का खंड 1 का भाग खा में आइए। अब वो भाग का था, अब हम लोग भाग खा में आ रहे हैं। देखिएगा, नागपुरी लोक साहित्य, लोक साहित्य
इसी को बोला जाता है फोक लिटरेचर, यानी कि जो ग्रामीण संस्कृति है वहां के लोगों को एक साहित्य के माध्यम से या तो मनोरंजन के लिए या शिक्षा के लिए, गांव के लोग एक लोक साहित्य के माध्यम से या कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए अपने साहित्य को बतलाते थे, ताकि समाज में भाईचारगी रहे, समाज में एक समरसता रहे। तो यही है नागपुरी लोक साहित्य। और लोक साहित्य के बारे में बोला जाता है ये रचल निजायला, बदरी नियर झरेला, घास नियर उगेला, ऐसन लोक साहित्य कर बारे कहल जाएला नागपुरी लोक साहित्य कर बारे में। और साहित्य कर रचना एकदम अलिखित है और इकर रचनाकार कर बारे पता नखे, क्योंकि ये गांव कर एक साहित्य है के, तो यह सब चीज के देखे खोई। तो इसमें नागपुरी लोक साहित्य का एक सामान्य परिचय सिलेबस में दिया गया है। लोक साहित्य किसे कहते हैं एक छोटा सा इसमें आप लोग को बता देंगे, समझा देंगे। उसके बाद दूसरा आता है नागपुरी लोक साहित्य के भेद, उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण, जीवन दर्शन, राग छंद, शिल्प शैली, बिंब एवं प्रतीक विधान। तो नागपुरी लोक साहित्य के भेद हैं, कितने तरह के भेद हैं वो सबको बढ़िया से आपको बता देंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक तथ्य में इसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको बताई जाएगी। फिर जो जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन मतलब नागपुरी साहित्य की एक अपनी जीवन दर्शन है। यहाँ के लोग जीवन दर्शन के अंतर्गत आप देखिएगा संस्कार संबंधी, श्रम संबंधी, जो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, तो ये जीवन कैसे, यहाँ का इंसान कितना मेहनत कश है, यहाँ के लोग कितने मेहनत कश हैं। यहाँ पर धान रोपनी के समय, है ना, धान कटनी के समय का गाना सब है, और खेती बाड़ी के समय का गाना है, जब बरखा ऋतु आती है उस समय का गाना है। तो सारे पहलुओं को आपको एकदम क्रम से बताएंगे। राग छंद हैं, यहाँ भी नागपुरी में भी राग रागिनी है। तो ये सब सारा चीजों को हम बताते हुए, समझाते हुए आपको बताएंगे। डमकच राग, है ना, झुमैर, फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी, ये सब राग रागिनी है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, बहुत संक्षेप में समझाते हुए हम इसको बता देंगे। फिर शिल्प शैली है, मतलब यहाँ किस नागपुरी साहित्य जो है वो किस शैली में लिखा गया है, कितनी इसकी बोधगम्यता है, सहजता है, और इतना जान लीजिए बहुत सहज और सरस शैली में लिखा गया है। और नागपुरी में भी जो बिंब हैं, प्रतीक हैं, ये बिंब और प्रतीक नागपुरी संस्कृति के अपने जो प्रकृति से आच्छादित वही बिंब और प्रतीक को लिया गया है। मतलब जितने भी प्रकृति में जो भी पाए गए हैं पेड़ पौधे, हरियाली, है ना, यहाँ की समझिए कि पशु पक्षियों के बारे में उन्हीं को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो यही हो गया नागपुरी लोक साहित्य के भेद उपभेद के अंतर्गत। हम लोग इसमें पूरा बढ़िया से देखते हुए और उसके पूरे क्रमानुसार आपको बता देंगे। ये आपको दिख रहा है बहुत मतलब बोझिल लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही संक्षेप में है ये सब बातें। चलिए अब आता है नागपुरी लोकगीत। देखिए यही है लोकगीत जिसके बारे में हम बता रहे थे। ये है झुमैर आता है, मर्दानी झुमैर है, ये सब राग रागिनी है। ये झुमैर, मर्दानी झुमर को मतलब ये पुरुष प्रधान है। इसमें जितने भी हैं जनी झुमैर तो ये महिला प्रधान है। किस समय गाया जाता है ना, इसमें कौन लोग अपने मतलब लोकगीत के माध्यम से इसमें कैसे इसमें झूमर खेला जाता है, किस प्रहर में गाया जाता है, रात के समय गाया जाता है या सांझ के समय या सवेरे सवेरे या किसी कौन सा पर्व त्योहार में गाया जाता है, ये सब आपको हम ब्रीफ कर देंगे। तो झुमैर का ही 3 भेद है, मर्दानी झुमैर, जनी झुमैर और बंगला झुमैर। ये बंगला मतलब बंगला संस्कृति से प्रभावित है। उसी तरह एक नागपुरी लोकगीत है पावस। ये पावस गीत ये बरखा ऋतु का गाना है।
बरखा ऋतु में गाया जाता है, याद रखिएगा। ये आप समझ रहे होंगे कि हम ऐसा ऋतु क्यों लिख रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे जब यहाँ के व्याकरणिक पहलुओं को, इसमें कौन सा रा का प्रयोग किया जाता है ना, रेफ, ये सब का प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ये सब का विसर्ग, ये रेफ जो बोला जाता है, ये सब का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, पेटकटा सा का, तालब्य सा का भी प्रयोग नहीं होता है, तो ये सब का प्रयोग, अना का भी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रामीण जीवन की संस्कृति है ना, ग्राम लोग आपस में संवाद करते हैं, तो इसमें वो साहित्यिकता का पुट नहीं है, बस एक ग्रामीण छोटा नागपुर के अंचलों की एक भाषा है, यही चीज है। चलिएगा, ये हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग उदासी। उदासी किस मौसम में गाया जाता है, यानी जब जेठ का मौसम आता है, गर्मी ऋतु आती है, तो चारों ओर कैसे उदास मन रहता है, वही समय उदासी गीत गाया जाता है। और फगुआ गीत जान ही रहे हैं, जोगिरा सारा रारा, तो ये बसंत पंचमी, ये समझिए कि बसंत पंचमी के लगभग फगुआ जो हम लोग खेलते हैं होली का, तो होली का त्यौहार है, उसी का एक भेद सब बताया जा रहा है। पचरंगी, पुछारी, है ना, फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी, यही आता है। इसका दो उपभेद है। उसके बाद झुमटा है, फिर लहसुआ है, तो इस सब के बारे आपको एकदम विस्तृत तौर पे बता देंगे, और बहुत ही सहजता है, सुगमता है, कहीं किसी तरह की परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। फिर अब चौथा आता है नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास, यानी कि नागपुरी जो लोक कथा है, लोक कहानी है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इस सब के बारे आपको बताएंगे। ये सृष्टि कथा का मतलब इस संसार की सृष्टि कैसे हुई, उसके बारे ये है बताया गया है। पशु पक्षी की कथाएं हैं, बहुत सारी लोक कथाएं हैं पशु पक्षी की, है ना, ये सब के बारे इसकी विशेषता बता देंगे। भाई बहन की कथा है, क्योंकि हमारा नागपुरी प्रदेश में भाई बहन का बहुत ही अप्रतिम प्रेम का एक अलग ही हमारे नागपुरी संस्कृति में देखने को मिलता है। आपस में कैसे भाई बहन की एक आत्मीयता और आत्मबोध है, उसको नागपुरी लोक कथा चरितार्थ करती है। तो ये सब के बारे आपको बताएंगे। कैसे प्रेम कथाएं हैं, प्रेम का एक उदात्त पक्ष देखने को मिलता है नागपुरी साहित्य में, और प्रेम का उदात्त पक्ष किसी के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देना, वही प्रेम का उदात्त पक्ष होता है। और उसमें सारी जो बातें हैं और प्रेम कथाएं हैं, वो सब बातों को आपको बतलाएंगे। और एक आता है मिथ और लीजेंड। मिथ मैथास शब्द से बना है, मिथ याद रखिएगा। इसमें समझिए सत्यता का पुट नहीं मिलता है, बस क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, किंवदंती, मतलब ऐसा कहा जाता है, वही कहलाता है मिथ। और लीजेंड किसी ऐतिहासिकता या ऐतिहासिक पुरुष के बारे, उसकी जीवनी या कहानी बतलाई जाती है। हाँ, इसमें सत्यता का पुट समावेशित रहता है, तो याद रखिएगा। एवं अन्य कथाएं, है ना, मिथ किंवदंती ऐसा कहा गया है, ये सब कथाएं हैं। तो मिथ में यही सब चीज है। जितने भी धार्मिक कथाएं सब हैं, ये सब मिथ के अंतर्गत आती हैं। और लीजेंड किसी ऐतिहासिक पुरुष के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी जो भी त्याग बलिदान के बारे लीजेंड में बतलाया गया है। तो यही सब बातें मिथ और लीजेंड। इससे क्वेश्चन सब आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर 10 नंबर का, वो सब आपको बता देंगे, ब्रीफ करा देंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य को बोला जाता है लोक सुभाषित भी बोला जाता है, याद रखिएगा, लोक सुभाषित। ये सब लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य, ये सब लोक साहित्य का ही पार्ट है, जिसमें लोकोक्ति,
जैसे हम लोग बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये क्या है? लोकोक्ति है, लोक की उक्ति है। तो लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? 4-5 लोकोक्ति या 10 लोकोक्ति का आपको हम उस पर लिखा देंगे, समझा देंगे, बस इसी के बारे आपको पूछेगा। और आप मुहावरा से आप क्या समझते हैं? मुहावरा से रौरे का समझीला, लोकोक्ति से का समझीला, तो इस सब के बारे थोड़ा सा आपको बता देंगे। मुहावरा जैसे कि नागपुरी में बोलते हैं नटरी जनी पचरी चढ़े, नटरी जनी पचरी चढ़े का के कहना, तो समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है, हम लोग हिंदी में दीमक बोलते हैं, लेकिन नागपुरी में उसको क्या बोलेंगे? दिया। तो यही सब चीज है आपको। सॉरी, ये जो बताया ये बुझवल था, ये मुहावरा जो हो गया, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या हुआ आपका मुहावरा? आंख रगड़ना, नाक रगड़ना, ये सब चीज कहलाता है मुहावरा। अब जो बुझवल जो और पहेली बोले, इसमें आता है बुझो तो जाने, वही हो गया पहेली। तो इसमें हम बोल रहे हैं नागपुरी में नटरी जनी पचरी चढ़े, तो क्या बोलिएगा? दिम्मक को क्या बोलते हैं? दिया। तो यही सब चीज है, दिया, ये पहेली है। तो नागपुरी में इसी को बुझवल बोला जाता है। लोकोक्ति, लोक की उक्ति। लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है, ये सब चीज को आपको बढ़िया से बताएंगे कि लोक में जब समाज में रहने वाले लोग अपने दिनचर्या में अब देखते थे, समाज के जो भी अनुभव है उसको अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त करते थे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अज्जल गगरी छलकत जाए, ये सब क्या है? लोकोक्ति है। तो ऐसे ही नागपुरी में भी बहुत सारे हैं, तो ये सब का आपको बताएंगे। लोकोक्ति, अंधराव खोजे दुई गोआई, यही सब चीज है, ये सब लोकोक्ति सब है। अघाल बुकली पोठी तीता, तो इस सब का सब हम बता देंगे, इसका मतलब क्या होता है, और इसको आपको वाक्य में भी परिणत करते हुए, लिखते हुए आपको समझा देंगे। उसी तरह मुहावरा के बारे बता देंगे, मुहावरा क्या होता है। उसी प्रकार बुझवल है, पहेली है, आपको पहले ही बताए। जैसे बोल दीजिए नागपुरी में ऐठाल जनी कादो खाए, क्या को बोलते हैं? ऐठाल जनी कादो खाए, घोंघी समझते हैं ना, वही घोंघी है। तो यही चीज है घोंघी, जो हम लोग घोंघा बोलते हैं। तो इसको नागपुरी में अगर पहेली क्या है और 4-5 पहेली 10 पहेली को हम लिखा देंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम बहुत ही ईजी है और एकदम सटीक है और किसी तरह की परेशानी नहीं होने जा रही है। और नागपुरी को आप बहुत अच्छे अंकों से, एक अंकदायी विषय है, इसलिए आप इस चीज को समझिए, जानिए। और जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। हम इसमें बता देंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज को छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है बाल गीत, बच्चों का। जो बच्चे यहाँ पर गाना गाते थे, गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं, जो नागपुरी अंचलों में, छोटा नागपुर हमारे झारखंड प्रदेश के अंचलों में जो बाल गीत सब है, तो यही सब बच्चा को नागपुरी में छौवा बोला जाता है। इस सब चीज को आपको बताएंगे। फिर खेल गीत है, बच्चों का खेलने का गीत है, और मंत्र है, याद रखिएगा नागपुरी में भी मंत्र है। जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग देखते हैं जादू में सफेद जादू, काला जादू होता है, तो उसी तरह मंत्र भी नागपुरी प्रदेश में लोग मंत्र से अपने रोगों को दूर करने के लिए, है ना, ये मंत्र का उच्चारण करते थे। सम्मोहिनी मंत्र होता था। और जैसे कि मान लीजिए कोई अगर विषधर सांप अगर काट दिया तो विष उतराने के लिए भी मंत्र होता था। तो लेकिन नागपुरी में इसी को बिख उतरायक वाला मंत्र बना है। तीमन के मैं सोच के बताऊं, बहुत डिटेल से बताऊं और एकदम संक्षेप में बताऊं, और रौरे मन के कहूं से भी कोनो दिक्कत नहीं हुई, इतना रौरे मन के मैं विश्वास देवत हूं। तो यही सब चीजा है। अब चला हम आगे बढ़ीला। अब इकर में देखू, अब आवेला इकर में भाग गा, का खा अब हो गया गा। अब नागपुरी शिष्ट साहित्य, शिष्ट साहित्य को ही आधुनिक साहित्य बोलते हैं।
आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य यही है, आधुनिक साहित्य। तो इसमें देखिएगा नागपुरी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल के समय में क्या क्या रचनाएं हुई, और मध्यकाल का समय कब से कब तक है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक है, ये सबको बारे आपको विस्तृत तौर पे बताया जाएगा कि आदिकाल कर समय कौन बेरा रहे, मध्यकाल कर समय कौन बेरा रहे, और आधुनिक काल कर समय कौन बेरा है। इस सब के बढ़िया से बतामू और औरे मन के बढ़िया से ब्रीफ करते हुए लिखवाए भी देमू, समझाए भी देमू, और कोनो तरीके से कोनो दिक्कत नहीं हुई। अब हमरे आप आगे देखिला नागपुरी पद साहित्य कर इतिहास और विकास। पद साहित्य का इतिहास कर विकास कब होलक, कैसन होलक, कब पद साहित्य कर सृजन होलक, और उकर विकास कैसे खल निरंतर उकर प्रवाह एखन तक होते आवत है। तो ई मन के सोच के हमरे मन देखब, जानब, बुझब, है नी। अब इकर में का आविला, इकर में आवी गीत आविला। गीत, ये गीत आता है, कविता आता है, और खंड काव्य आता है, महाकाव्य आता है। तो ये सब चीज में भी हम समझा देंगे, बता देंगे। जो आपको इतना क्लिष्ट लग रहा है ऐसा नहीं है, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सटीकता से और सहजता से आप लोगों को बता दिया जाएगा। कहीं पर भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी कि नागपुरी साहित्य का जो काल विभाजन का जो क्रम है वो कैसे हुआ, नागपुरी पद साहित्य का इतिहास और इसका विकास कैसे हुआ, ये सब क्रम से बारीकी से समझाते हुए आप लोग को ब्रीफ्स में बताते हुए इसका विस्तृत तौर पे आपको समझा दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग नागपुरी गद्य साहित्य। आपको पहले ही बता दिए थे, साहित्य का दो भाग है, गद्य साहित्य, पद साहित्य। तो ये क्या है? गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको पहले बता चुके हैं कि कहानी आता है, लेकिन नागपुरी में कहानी नहीं बोला जाता है, कहानी बोला जाता है। यही उपन्यास है, यही नाटक है, यही आत्मकथा है, यही जीवनी है, यही है यात्रा वृतांत है, ये निबंध है, ये आलोचना है, समीक्षा है, और ये हास्य काव्य है एवं विविध गद्य साहित्य है। तो ये सबके हमरे मन के देखे खोई, बुझे खोई, समझे खोई, कहों से कोनो तरह कर दिक्कत नहीं हुई। रोरे मन के मैं विश्वास देवत हूँ। तो हमरे मन ई मन के बढ़िया से देखब, समझब और बुझब कि कहानी काके कहल जाएला, उपन्यास काके कहेना, नाटक कैसन नट धातु से बन है भरत मुनि कर अनुसार। तो ये सब चीज मन के बढ़िया से बताते जामू मोय, कहों से कोनो तरह कर दिक्कत रोरे मन के नहीं हुई। चलिए अब एक जो इंपॉर्टेंट रोरे मन से हाँ अब रौरे मन से एक निवेदन रही कि रौरे पद और गद्य से सप्रसंग व्याख्या, पद एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या एक वन केवरा भाग 2 ये किताब मिली। ये रौरे किताब के रौरे मन किनबा कहे कि वन केवरा भाग 2 शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित जो पुस्तक है, ये पुस्तक के रौरे मन के किने खोई। रोरे मन के मैं बताए दूँ कि कौन से किताब किने का है। इकर में पूरा कविता है नी, गद्य पद कर संग्रह है। तो इकरे में नाटक भी है, निबंध भी है, कहानी भी है, यह है किताब में। तो ये किताब के रौरे मन के किने खोई, आपको खरीदना होगा ये किताब को, और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही था सिलेबस के बारे एक विस्तृत विवेचन, है ना। तो जो हम लोग देखे अभी ये सिलेबस के बारे में यही सब चीज था। इस सब चीज को समझिएगा, देखिएगा, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको एकदम टू द पॉइंट बताया जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। और हम यही बोलेंगे कि आप लोग हमारे क्लास से एकदम तुरंत जुड़िए, और हमारा चाणक्य IAS एकेडमी आपकी सेवा देने के लिए हर समय तत्पर है। और हम यही बोलना चाहेंगे, और इसमें कुछ कुछ जो बातें हैं वो थोड़ा सा हम बता देना चाह रहे हैं
सेकंड। और इसमें जो छूट गया था वो एक पहलू ये है, याद रखिएगा। इसमें एक भाग घा है, इसको ध्यान देना है। इसमें देखिएगा नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य, ये खंड 2 में आता है भाग घा में। तो नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, समीक्षक हैं तथा उनकी कृतियों का परिचय है। तो हालांकि जितना यहां नाम जो दिया गया है इतना पढ़ना नहीं है, जैसे कि हनुमान सिंह, सोबरन साय, महंत घासीराम, कंचन, धनीराम बख्शी, ये पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, लाल रणविजयनाथ सहदेव, मधु मंसूरी हसमुख, मुकुंद नायक, प्रमोद कुमार राय, सीडी सिंह, कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर और गिरधारी राम गोंझू। तो ये सब साहित्यकार हैं। इससे आपको इनकी जीवनी के बारे में क्वेश्चन आएगा जो आपको बता देंगे। इतना मान के चलिए कि 5-6 आप लोग एकदम रट जाइएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। बाकी तो सबको थोड़ा बहुत हम आपको एक्सप्लेन कर ही देंगे, लेकिन ये जो समझ रहे हैं इतना लंबा सिलेबस कुछ भी नहीं है। इसमें 5-6 जो साहित्यकार हैं वो एकदम इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन हर समय आता है। जब आप लोग आइएगा, जुड़िएगा, तो क्वेश्चन के प्रारूप के बारे, कैसा क्वेश्चन आता है, ये सब बतलाएंगे। जो विगत सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, विगत जेपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको बारीकी से देखते हुए, समझते हुए और उसी के अनुरूप आपको पढ़ाया जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा दूसरा नंबर में नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। नागपुरी साहित्य के विकास पर, मतलब नागपुरी भाषा का जो साहित्य है उसके विकास पर जो अन्य भारतीय साहित्य है उसका किस तरह प्रभाव पड़ा। जैसे बांग्ला साहित्य हुआ, हिंदी साहित्य हुआ खासकर, तो इस सब का प्रभाव कैसे नागपुरी साहित्य पर पड़ा है ना। कैसे हमारा जो नागपुरी शब्द सब है इसका प्रयोग कैसे दूसरे राज्य के लोग भी करते हैं, कुछ शब्द जो हैं, तो वो सब चीज को देखना है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता देंगे परीक्षा के व्यू से। हम लोग को यही है कि हम लोगों को अच्छे अंकों से पास करना है, बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स कितना हम लोग बेहतर कर पाए। तो यही था सिलेबस। इसमें 5-6 जो हैं, जो साहित्यकार हैं, इसका जीवनी के बारे में पूछा जाएगा, इनके कृतित्व के बारे में पूछा जाएगा कि ये लोग कौन सा किताब लिखे हैं, है ना, इनका क्या योगदान रहा है नागपुरी समाज में, खासकर नागपुरी साहित्य में। देखिए नागपुरी जो भाषा है ना, भाषा की सहजता और बोधगम्यता जो है, तभी तो आदरणीय डॉक्टर बीपी केसरी जो स्वर्गीय अब हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने नागपुरी भाषा को बांसुरी की भाषा कहा है। तो स्वर्गीय गिरधारी राम गोंझू ने नागपुरी भाषा को मांदर की भाषा कहा है। और एक प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर कुमारी वासंती, जिसे नागपुरी साहित्य में महादेवी वर्मा का दर्जा दिया गया है, वो नागपुरी भाषा के बारे बोलती हैं कि ये भाषा जो है वो अपनेती जगायक वाला भाषा है, कि यानी कि ये अपनेपन की भाषा है। तो यही सब चीज है, ये आपको देखना होगा, समझना होगा और जानना होगा। इसमें किसी तरह की बात नहीं है, कोई आपको दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होगी। अब कुछ जो बुनियादी बातें हैं आप देखिएगा। अब एक यहां पर आ रहा है
भाग अंगा है, नागपुरी निबंध है। निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन, देवनागरी लिपि में निबंध लेखन है। ये आएगा समसामयिक विषय पर, दूसरा सांस्कृतिक विषय पर, तीसरा सामाजिक विषय पर, चौथा पारंपरिक जो कलाएं हैं, जो यहाँ का जितने भी जो कलाएं हैं, डोकरा कला हुआ, चाहे आपका जो कला से संबंधित है, कोहबर है ना, जादोपटिया जो शैली सब है, वो सब के बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। फिर अखरा कला है, कुछ उसमें गीत है, वाद्य है, नृत्य हैं। फिर उसके बाद झारखंड से संबंधित इतिहास और भूगोल के बारे थोड़ा सा समझना होगा। इस सब में आप लोग को ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इस सब चीज से क्वेश्चन वैसा नहीं आता है। आप जब क्वेश्चन का प्रारूप देखिएगा तो समझ जाइएगा कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है और नहीं पढ़ना है, और ये सब आपको हम लोग बता देंगे, हम बता देंगे, किसी तरह की आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक भाग आ रहा है, भाग 4 आ रहा है, नागपुरी में संक्षेपण है। दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा। ये क्वेश्चन है, एक गद्यांश दिया रहेगा पूरा गद्य के रूप में, उसको आप जैसे हिंदी भाषा में संक्षेपण करते हैं ना, 3 से डिवाइड करके, और जो आता है उसी के अनुरूप एक शीर्षक बैठाना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा 4 या 5 लाइन में, और जितने उसके शब्द जो आएंगे डिवाइड करके बस उतना ही शब्दों में उसको लिखना पड़ेगा। ये भी बहुत इजी है। फिर भाग 6 में आइए, नागपुरी भाषा में आपको अनुवाद करना होगा, है ना। दिए गए गद्यांश का नागपुरी में अनुवाद करना होगा। एक गद्यांश दिया रहेगा, कम से कम नहीं भी तो 10 लाइन का, मोटा मोटी यही लगभग मान के चलिए, उसको आपको नागपुरी में लिखना होगा। बहुत इजी है, उसमें इतना मान के चलिए, अगर 20 नंबर है चाहे 10 नंबर है, कितना नंबर है, 10-20 नंबर का ये आता है क्वेश्चन, उसमें आप एकदम 15, 18, 15, 16, 15, 16 मार्क्स तक आप एकदम आराम से ला सकते हैं। फिर आप देखिएगा भाग 6 में नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न आएगा, है ना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नागपुरी भाषा में दिए गए 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मतलब समझिए कि अनुच्छेद रहेगा, दिया हुआ रहेगा, उस अनुच्छेद को आप बढ़िया से पढ़िएगा, है ना, और उसी में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहेगा, उसको आप 3 खाली प्रश्न का हल करना है। तो उस अनुच्छेद को बढ़िया से बारीकी से पढ़ते हुए आप उसी में सारा उत्तर भी दिया हुआ रहेगा, बस उसको नागपुरी में लिखना है। ये सब हम आपको बता देंगे। तो यही सब चीज है। अब इसमें आपको थोड़ा सा हम अगले क्लास में बता देंगे जब आप लोग आइएगा। तो जब से जेपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ है, और जो 3 जेपीएससी जो हुए हैं सिलेबस चेंज के बाद, उसमें कैसा क्वेश्चन आया गया है, उस क्वेश्चन का पूरा प्रारूप को हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, और आपको समझा दिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो यही सब चीज है। इस सब बातों को बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, और क्वेश्चन का हल कीजिएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बता देना चाहते हैं, जो नागपुरी में जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो देखिएगा, नागपुरी में प्रयोग, देख रहे हैं ना, प्रयोग निकरल चायला, ये सब हम आपको बता देंगे।
ठावे, ठावे का मतलब होता है के स्थान पर। प्रयोग करल जाएला, करल जाएला, किया जाता है, ये सब चीज आपको बता देंगे। करल जाएला, किया जाता है, यही सब है। री है ना, अगर मान लीजिए ऋषि लिखना है तो नागपुरी में ऋषि नहीं होता है, गांव के लोग ऋषि मुनि बोलते हैं। तो यही सब चीज है, इस सबको खाली ध्यान दीजिएगा। रेप का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हम लोग कर्म बोले, धर्म बोले, तो पहले हम आपको बता दिए है कर्म धर्म होता है। विसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यही सब चीज है जो कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा और हम लोग से जैसे आप जुड़ते जाइएगा और बारीकी से इस चीजों को हम बताएंगे और आप लोगों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यही है। और इसके साथ साथ जो पूर्व वर्षों के जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी आप लोगों को बताया जाएगा, खासकर पीटी और जेपीएससी मेंस के लिए हमारे चाणक्य IAS एकेडमी में आप लोग जुड़िए। और हम तो यही बोलेंगे कि जल्द जल्द जुड़िए। अब हमारा नागपुरी भाषा और साहित्य का क्लास अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। तो इतने ही कहकर मैं अपने शब्दों इतना ही कहकर और ये जो सिलेबस है इस प्रक्रिया को पूरा देखते हुए समझते हुए आप लोग देखिएगा। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सबों को पुनः एक बार सबों को जोहार।